सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स पेपर एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट हैज बीन ऑलरेडी बी अपलोडेड वेर इन आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 25. सो अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो एंड हाउ विल बी गोइंग थ्रू द वीडियो, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है। In this video, we'll be discussing question number 26 to 50. What is the format of the video? So here we are not just solving questions, but we are decoding options. ठीक है। We are going into the mind of examiner. ठीक है, ताकि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हो रहा है पेपर में। ठीक है, एक पैटर्न हम पकड़ सकें, एक सही तरीके से पेपर को एनालाइज कर सकें। नाउ नॉट जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन बट ऑल्सो डिकोडिंग ऑप्शंस एंड गेटिंग द राइट पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। अगेन इफ आई टेल यू, देयर हैव बीन सम मिस्टेक्स सम एस्पिरेंट्स हैव बीन डूइंग। तो मैं भी वो मिस्टेक करता था कि प्रीलिम्स पेपर को सही तरीके एनालाइज नहीं करता था। तो 2023 में आई स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ एनालिसिस एंड वेर इन आई कुड स्कोर 77, जहाँ पे कट ऑफ 75 था। ठीक है, 2024 में आई गेव माई अटेम्प्ट वेर इन आई कुड स्कोर 92, जहाँ पे कट ऑफ 87 था। एंड 2025 में अगेन आई गेव माई अटेम्प्ट वेर इन माई स्कोर वॉज वेरिंग फ्रॉम 104 to 110। ठीक है, फ्रॉम फ्यू इंस्टीट्यूट 112 ऑल्सो, एंड कट ऑफ इज रेंजिंग इन दैट रेंज, अप्रोक्सीमेटली इन दैट रेंज ओनली। 85 to 87 के बीच में कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 25 मार्क्स का बूस्ट मिला है मुझे। ठीक है, और अगर आपको दिखा दूं मैं किस तरीके की एनालिसिस है, इट इज नॉट अ नॉर्मल एनालिसिस। एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, जो वर्ड मैपिंग का कोकोआ प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, जिसका आंसर 2024 का क्वेश्चन है। कोट द आइवरी और घाना है, बट इसमें आप एक ऑप्शन देखोगे बोट्सवाना भी है। सो बोट्सवाना वाज आस्क्ड इन 2025 प्रीलिम्स पेपर, और दिस इज फेमस फॉर which let me know in the comments what is it famous for. It is famous for diamond actually. ठीक है, so without wasting any further time, so let's directly jump into the question number 26, क्योंकि question number 1 to 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, जैसे ये एक इन्वायरमेंट का करंट अफेयर से भी क्वेश्चन, इसको मैंने पुट कर दिया है कि ये सेक्शन से पूछा है इन्होंने। एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको एग्जाम में ये नहीं पता हो, ठीक है, इफ यू डोंट नो व्हाट 100 मिलियन फार्मर सिग्निफाइज और क्या ये डिनोट करता है, तो देन वी विल गो फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द क्वेश्चन। वील गो टू सिंपल इंग्लिश। ठीक है, 100 मिलियन फार्मर मतलब लगभग 10 करोड़ फार्मर है। 10 करोड़ फार्मर जब साथ में मिलेंगे तो कुछ बड़ी ही चीज करेंगे। ठीक है, सो गो फॉर द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट यू फाइंड ओवर हियर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड water systems that are net zero, nature positive and aims to increase farmers resilience। ठीक है, तो ये भी बड़ी बात कर रहा है, फूड एंड वाटर सिस्टम की बात कर रहा है, नेट जीरो पहुंचना और फार्मर की रेजिलियंस बढ़ाना है 100 मिलियन फार्मर। तो समहाउ इट इज, आई कैन फाइंड इट at some level it is an appropriate option, but still we'll go for another options that we see. It is an international alliance and a network of individuals and farming organization interested in supporting and strengthening the development of organic एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल देखना है अपने को, बट इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दिस इज द वेल सूटेड ऑप्शन। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ड on blockchain that lets buyers and sellers and third parties trade fertilizer quickly and securely। ठीक है, so it is also talking about digital platform which is blockchain based, but somehow question farmer के ऊपर and digital platform which is blockchain based, I can still not find it very suitable with the question that has been asked। ठीक है, it is a platform with a mission of encouraging the farmers to form farmer producer organization on agribusiness consortiums, thus facilitating the access to global ओपन मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर चुका हूं, क्योंकि दे आर शोइंग वेरी नैरो मीनिंग। ठीक है, सिंस आई डोंट नो व्हाट 100 मिलियन फार्मर मींस, तो या तो मेरे पास ऑप्शन बचता है मैं ए मारूं या तो मैं डी मारूं। ए या डी में से सबसे ब्रॉड कौन सा लग रहा है? ए या डी में से सबसे ब्रॉड मुझे ऑब्वियसली ए वाला ही लग रहा है। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम। ठीक है, जो नेट जीरो हो, जो नेचर पॉजिटिव हो, जो फार्मर की रेजिलियंस बढ़ाए। यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिससे वो अपना facilitating access to global market to sell their products। ठीक है, तो yeah, still you can, some aspirants might have got confused between A and D options,
बट एग्जाम में तो मैंने ए ही मारा था और इसका आंसर ए ही है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे, कुछ अगर लर्निंग लेके जाना चाहते हो क्वेश्चन से, सिंस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, एक 3 वर्ड का दे देंगे या कुछ भी दे देंगे और उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ बेस्ड होगा, तो यू हैव टू जस्ट डिकोड अ सिंपल इंग्लिश, ठीक है, एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग देखो, सो दैट इज द लर्निंग, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। अब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ये भी आया है, ठीक है। तो ये पूछता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस। तो अगेन स्टिल, अगर जिसने जो नहीं पढ़ के गया होगा, जिसे नहीं पता होगा, तो आप यहाँ से वापस अपनी कॉमन सेंस या इंग्लिश की नॉलेज लगाइए कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जगह एनर्जी स्टोर हो रही होगी और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज हैं? तो ऑल बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर वोल्टेइक। तो तो मेरे हिसाब से आप देखोगे तो चारों ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट रखेंगे। आप चारों ऑप्शंस में हर जगह एनर्जी यहाँ एक जगह स्टोर कर सकते हो, फिर उसको दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बैटरी स्टोरेज में भी कर सकते हो, बायोमास जनरेटर में भी कर सकते हो, फ्यूल सेल में भी कर सकते हो, रूफटॉप सोलर फोल्टाइक यूनिट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। सो द ऑप्शन हियर गोस ऑल फोर। अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू द आंसर, वी आर डेल्विंग इनटू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपको कोई और लर्निंग लेके जा सकते हो, कोई ऑप्शंस को भी आप डिकोड करना चाहते हो, तो यहाँ से वो भी आता जाएगा। बट यहाँ से सिंपल वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज, 100 मिलियन फार्मर क्या है, ऑप्शन से हम यहाँ पे कुछ डिकोड इतना खास कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाओगे तो ये भी क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का। तो इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद द इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व्ड विद इट एंड इट इज द ओनली इंसेक्ट दैट पॉलिनेट द ट्री। तो एक इंसेक्ट और एक ट्री के बारे में बता रहा है कि इंसेक्ट वही ट्री को पॉलिनेट करता है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है। जो इंसेक्ट इज benefited in insect is benefited from the tree and in turn tree also benefits from that insect जो उसकी सीड्स को पॉलिनेट कर रहा है। तो इट इज एन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th में दिया हुआ है और इट इज अ म्यूचुअलिज्म बिटवीन फिग एंड वॉस्प, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जाके पढ़िए, मेरे हिसाब से गो टू द सोर्स बुक। बट स्टिल यहाँ पे एक अपन ने एक्स्ट्रा पॉइंट जो निकाल सके कि फिग है, फिग के साथ वॉस्प है, वॉस्प की म्यूचुअलिज्म होती है इन विच बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड विथ ईच अदर, ठीक है। So jumping on to the 29th question, this is also from environment. ठीक है, how many of the above species are, how many of the above have poisonous species among them? इनमें से किन किन कौन सी स्पीसीज के अंदर पॉइजनस स्पीशीज हैं, जैसे बटरफ्लाई, फ्रॉग्स और फिशेस। तो यार इनमें से अगर आप देखोगे इट इज वेरी हार्ड टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि बटरफ्लाई की इतनी सारी स्पीशीज है, क्या पता उनमें से एक पॉइजनस हो। आई एम सेइंग कि जिसको अगर नहीं आता हो, जैसे मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था, तो आई वेंट विद माय कॉमन सेंस। तो मैंने सोचा कि बटरफ्लाई की कुछ स्पीशी पॉइजनस हो सकती है, फिश की भी कुछ स्पीशी पॉइजनस हो सकती है, फ्रॉग्स की भी शायद कुछ स्पीशी पॉइजनस हो सकती है। ये मैंने ऑल 3 मारा बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा था कि इनमें से कोई ऑप्शन को मैं निगेट कर पाऊँ, ठीक है। तो आई वेंट विथ ऑल 3 और शायद इसका आंसर ऑल 3 ही है। सो इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है। अगेन अगर आप देखोगे यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को ऐसे ही बांट रहा है। अपन ने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देखे थे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन थे सारे ज्योग्राफी से आए थे एंड दे वेंट ऑन टिल 16th क्वेश्चन। सो सी द वेटेज ऑफ ज्योग्राफी, यू विल सी 16 क्वेश्चंस बीन आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट वी आर डूइंग आर फ्रॉम इन्वायरमेंट। सो वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 29th एंड 30th क्वेश्चन एंड वी आर स्टिल गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से ही पूछे गए। सो दिस इज एन अगेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां मैं आपको बता रहा था कि एनालिसिस कितनी काम आने वाली। पपाया जो क्वेश्चन था, पपाया जो एक ऑप्शन था, वो आपके 2025 के पेपर में भी आ रखा है, ठीक है। ये गया पपाया, या ये दिस वंस यू सी दिस, ठीक है। जैसे ये पपाया दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड, ये मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ था। एंड इफ यू गो टू हियर दिस क्वेश्चन नंबर 30th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कैश्यू, पपाया एंड रेड सैंडर, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, ठीक है। कैश्यू तो अपना यहाँ पे देखोगे, रेड सैंडर्स आर एंडेमिक टू साउथ इंडिया। अगर आपने कोई करंट अफेयर्स आप कुछ भी पढ़ के गए हो या मूवी भी देख के गए होते कोई पुष्पा पुष्पा, तो उसमें रेड सैंडर्स की तस्करी दिखाते हैं। इट इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया, ठीक है। पपाया को अगर आप यहाँ से डिकोड किया होता है, 2024 का पेपर है, अगर आप 2025 के लिए जा रहे थे, यहाँ से आप पपाया को डिकोड करते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पपाया आर नेटिव टू ब्राजील, ठीक है, बट पोर्चुगीज ब्रॉट देम टू इंडिया। सो एक सिंपल लर्निंग, इस तरीके से आपको एनालाइज करना है पेपर्स को, क्योंकि यूपीएससी की ये आदत है कि एग्जामिनर को आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर इज वेरी लेजी टू मेक क्वेश्चन। सो क्या करते हैं, कभी कभी ऑप्शन उठा देते हैं, ऑप्शन उठा के अगले साल के या वट एवर ईयर दे चूज, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, वहां से क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो कैश्यू इज ऑल्सो नॉट नेटिव टू इंडिया, ठीक है। पपाया इज ऑल्सो नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज फ्रॉम ब्राजील। एंड रेड सैंडर्स इज एंडेमिक टू इंडिया, इट बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,
ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो टफ टू मॉडरेट क्वेश्चन एंड इट इज अ रिपीटेड थिंग, जहां से ऑप्शन बना के मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला जो क्वेश्चन था कोकोआ प्रोड्यूसर्स वाला, बोट्सवाना, यहाँ से डायमंड प्रोड्यूसर उन्होंने पूछ लिया था कि बोट्सवाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। सो विल मूव ऑन टू 31st क्वेश्चन। यार, तो ये पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप, सो यहाँ से आपकी 31 क्वेश्चन से साइंस एंड टेक चालू हो रही है। तो स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम ज्योग्राफी, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड फ्रॉम नाउ ऑन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक। मेरे हिसाब से टिल 45th या 40th क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक से आएंगे, एंड दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी माइंड यू, दीज क्वेश्चन आर वेरी टफ। ठीक है, अगर आप इनको नहीं पढ़ के गए हो, अगर आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, देन दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी टफ। यू आर गोइंग टू फाइंड वेरी हार्ड टाइम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप देखोगे तो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो नहीं पढ़ के गया होगा, ठीक है, आप इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो, जरूरी नहीं कि उनमें से सब कुछ आ जाए यहाँ पे। तो ये पूछ रहे हैं कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो मेरे हिसाब से टफी क्वेश्चन है। मैं तो नहीं पढ़ के गया था, तो मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला, करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, दीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर, दीज आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड system for aircraft. They RTG can use plutonium R238 which is a byproduct of weapon development. ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता है, अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो, तो देन फर्स्ट गो एंड रीड अबाउट व्हाट आर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा है, दे आर कॉम्पैक्ट लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम। ठीक है, कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और स्पेस क्राफ्ट में कुछ पावर देने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ से भी देखोगे तो रेडियो आइसोटोप, ठीक है, रेडियो आइसोटोप मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट सम कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड है। ठीक है, रेडियो इलेक्ट्रिक आइसोटोप, और यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब कुछ पावर वार से भी रिलेटेड है। अगर इसको आप सिंपल इंग्लिश में ब्रेक डाउन करोगे तो यार इसका आंसर, या वैसे ये यहाँ पे फिजन नहीं होगा, दे आर मिनी फिजन रिएक्टर। दीज आर नॉट द टाइप ऑफ रिएक्टर दैट वी यूजुअली सी, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। तो दे कोई मिनी फिजन रिएक्टर नहीं है। ठीक है, बस दे आर यूज टू सिंपल स्पेसक्राफ्ट में पावर सिस्टम्स को एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो दे आर नॉट मिनी फिजन रिएक्टर्स। तो यहाँ से आप देखोगे तो दे आर यूज फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सही है, एंड दे कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। सो दिस वन इज रॉन्ग ऑब्वियसली, तो आपका आंसर यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, कोई दे आर नॉट टाइप ऑफ मिनी फ्यूजन रिएक्टर दैट वी यूजली सी। ठीक है, ईयरफोन की बैटरी कम है, लेट्स सी काम करेगा कि नहीं करेगा एंड तक। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है 31st क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जाइंट स्टार्स के बारे में पूछा है। ये भी एक रिपीटेड थीम एज इन यूपीएससी की बहुत फेवरेट थीम्स रहे हैं कि वो स्टार्स के बारे में पूछते ही हैं, व्हाट आर जाइंट स्टार, व्हाट आर डॉव स्टार्स। सो दिस शुड बी इनकलकेटेड इन योर करंट अफेयर स्टडीज। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम साइंस एंड टेक, एंड दिस इज अ टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉव स्टार्स, एंड कंपेयर टू डॉव स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉव स्टार, अगर मैं इसको सही भी मान लूं, बट ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कंपेयर टू डॉव स्टार्स जाइंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, बट अगर जाइंट स्टार की अगर जो न्यूक्लियर रिएक्शन की रेट ग्रेटर है, तो वो अपना फ्यूल ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, और वो डॉव स्टार से कम कम साल तक जिएगा। और यही एनालिसिस ट्रू है। अगर आप जाइंट स्टार और डॉव स्टार के बारे में पढ़ोगे, तो दे आर लार्ज स्टार्स विथ मास मोर देन द सन। ठीक है, तो जितने भी स्टार्स का मास कैलकुलेट करते हैं, वी कंपेयर इट इन कंपैरिजन टू सन ओनली। तो जाइंट स्टार और डॉव स्टार वो टाइप के स्टार है जिनका मास सन से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जाइंट स्टार जो है दे बर्न आउट देयर फ्यूल। ठीक है, हेंस दे आर शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो उनके रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसलिए वो अपना फ्यूल जल्दी बर्न कर देते हैं, इसलिए वो शॉर्ट लिव्ड है इन कंपैरिजन टू डॉव स्टार्स। तो यहाँ से अगर अपन इसको गलत मार देंगे तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका मार्क कर दिया अपन ने। सो मूविंग ऑन टू द 20th, ठीक है, मूविंग ऑन टू द 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। ठीक है, ये भी थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको 3 आंसर के बारे में पता तो आपका आंसर सीधा आ जाता था। तो दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज NO, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड विच इज N2O। अगर N2O के बारे में पता, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस विच इज कलरलेस एंड ओडरलेस। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में पता है तो आपको NO2, दिस इज अ कॉमन पोल्यूटेंट, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको N2O के बारे में पढ़ा होता बचपन से, लाफिंग गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं है मेरे हिसाब से।
ठीक है, बाकी ये पूछ रहा है कि सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी विच डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज अनस्टेबल नाइट्रोजन कंपाउंड, ये मैंने गूगल करके लिखा है। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज N2O5, इट इज एन अनस्टेबल नाइट्रोजन कंपाउंड जो सब्लिमेट हो जाता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो आप इन तीनों को, अगर आपको इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, अगर आपकी कॉमन नॉलेज होती तो आपके पास बचता है ये और ये। ठीक है, इन दोनों में से आपको लक लेके चलना पड़ता है, या तो आप इसको मारोगे या तो आप इसको मारोगे। बट आपके पास अगर N2O5 की नॉलेज होती है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, इट इज अनस्टेबल नाइट्रोजन कंपाउंड जो सब्लिमेट करता है और क्रिस्टलाइज करता है। तो ठीक है, तो यहां से ये आपका हट जाएगा और इसका आपका आंसर आ जाएगा ए। फिर 34th क्वेश्चन पे आ जाओगे, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरक्राफ्ट at airports or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. In how many of the above activities radars can be used? ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना था, दिस रिक्वायर्ड कॉमन सेंस, क्योंकि अगर रडार आपको पता है रडार क्या होते हैं, रडार आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम फॉर डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं आपकी किसी भी चीज को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट। तो इनमें आप ये दो ऑप्शन देखोगे, मॉनिटरिंग of precipitation, ठीक है, this is somewhere related to detection and location. Tracking of migration of animal, this is also somewhere related to locating the object। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स, तो यार ये जो नॉर्मल आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां पे नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके लिए अलग सिस्टम यूज होता है, रडार बेसिकली यूज नहीं होते हैं। रडार का यूज ऑब्वियसली नार्कोटिक्स को आइडेंटिफाई करने में नहीं होगा। ठीक है, बट समवेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश होने वाली है, उससे रडार का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल के ऊपर कोई चिप लगा दिया वो माइग्रेट हो रहा है, ये भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से निकल कर आता है ओनली 2, और जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नार्कोटिक्स के लिए नहीं होता है रडार वडार। दिस इज अगेन अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था एग्जाम में। ठीक है, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपका आंसर नन है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो अगर आपको रफाल के बारे में पूछ रहा है, मिग के बारे में पूछ रहा है, तेजस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते क्या है? लेट्स टेक अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। दे आर मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। ठीक है, दे ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर्स। तो बहुत ही एडवांस होते हैं, डिजिटल सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ऑपरेट कर सकते हैं। एंड ओनली फ्यू कंट्रीज पोजेस देम, जैसे यूएस के पास F-35 और सुखोई रशिया के पास है, एंड चेंगडू J-20 जो चाइना के पास है। तो अब रफाल के बारे में थोड़ा पढ़ोगे। रफाल इज मेड बाय फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट, जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। मिग 29 इज ट्विन इंजन रशियन मेड एयरक्राफ्ट जो 4th जनरेशन है। एंड तेजस मार्क 1 इज मेड बाय HAL जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, विच इज 4.5 जनरेशन। तो इनमें से कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। ठीक है, so moving on to 36th question. 36th question, which of the following in which of the following are hydrogel used? ठीक है, हाइड्रोजेल यूज्ड अगेन आपको जैसे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन। अगर आप हाइड्रोजेल पढ़ के नहीं गए हो, देन व्हाट वी विल डू, विल सिंपल इंग्लिश को डिकोड करेंगे। जेल एंड हाइड्रो, हाइड्रो इज समवॉट रिलेटेड टू वाटर, एंड जेल मतलब चलो ठीक है, पढ़ के लग रहा है कि कुछ जेल जेल टाइप होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे और ये इनके ऑप्शंस भी देखोगे, हाइड्रोजेल कहाँ कहाँ यूज होते हैं? कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। अगर आप ये दो ऑप्शन को देखोगे, दीज आर रिलेटेड टू समवेयर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। एंड आप ये ऑप्शन देखोगे, दिस इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, या तो इनमें से हाइड्रोजेल यहाँ यूज होगा या तो यहाँ यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के पर्पज में जो चीज यूज हो रही है वो अपने बॉडी के अंदर तो नहीं यूज हो सकती अगर कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ यूज हो रही है वो यहाँ यूज होना मुश्किल है। तो हाइड्रोजेल का आप बेसिक मतलब पढ़ोगे तो इट रिजेंबल्स अ लिविंग टिश्यू। इट इज अ लार्ज 3 dimensional स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड। ठीक है, तो इससे आपको पता, अपने को पता चल रहा है कि हाइड्रोजन हैज एप्लीकेशन मेनली रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज नॉट यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड लुब्रिकेंट सिस्टम। तो यहाँ से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा ओनली 1। सो 37th क्वेश्चन आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन? यार ये क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक की PT 365 में हमेशा ही दिया होता है। ठीक है, जब फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन देर आर मेनली 3 बाय प्रोडक्ट्स। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो उससे निकल रही है, जो अपने कार को रन करने के लिए यूज हो रही है, वाटर निकलता है, हीट निकलता है। वाटर इज नथिंग बट वाटर वेपर, यहाँ से आप देख लोगे। ठीक है, तो इसका दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ प्री रिक्विजिट नॉलेज। बट यहाँ से आप एक लर्निंग ये ले सकते हो कि व्हाट आर द अदर फ्यूल्स अपार्ट फ्रॉम
वाटर द अदर बाय प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम वाटर वेपर, एक इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, एक हीट निकलती है, ठीक है। जस्ट गो एंड इफ यू वांट टू इफ यू आर मोर क्यूरियस अबाउट टू नो व्हाट आर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन यू कैन गो एंड गूगल इट, ठीक है। So this again, the purpose of this video is not to get the answer right or wrong. This is to tell you that how you analyze PYQs, ठीक है। आप एक एक चीज को डिकोड करोगे, एक एक ऑप्शन को देखोगे कि ये इसके लिए यूज हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है, ये इसके लिए नहीं यूज हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके की एनालिसिस करोगे आप सारे 10 सालों की, तब जाके आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। जिस तरीके के मैंने मार्क्स बताए आपको 77 to 92, 92 to 110, ठीक है। इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ मार्क्स इन प्रीलिम्स, देन यू नीड टू पुट इन दिस टाइप ऑफ एफर्ट विच विल रिक्वायर विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसमें एफर्ट लगता है क्योंकि एक एक 25-25 क्वेश्चन करने में ही एक एक घंटा मेरे को लग जा रहा है, क्योंकि एक ही चीज के बारे में पढ़ने में, ताकि आपको सही तरीके से बता पाऊं। सो इवन इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, यू विल आल्सो नीड टू पुट इन सम टाइम, ठीक है। तभी तभी जाके हो पाएगा ये। सो मूविंग ऑन टू द 39th क्वेश्चन, ये आपने देख लिया, ये देखा गया, ये नहीं देखा, सॉरी। 37th क्वेश्चन हमने देखा कि एग्जॉस्ट पाइप एमिशन, ठीक है, जिसके तीन तीन बाय प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट, तो इनमें से सिर्फ वाटर वेपर होगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन विच विल रिक्वायर यू टू थिंक अबाउट इट, कि क्या पूछना चाहता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, देन ऑब्वियसली दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन यू शुड बी लीविंग इट। अगर आप नहीं डिकोड कर पा रहे हो, देन यू शुड ऑब्वियसली लीव इट। अगर आप मेरे जैसे हो, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट 92 to 95 क्वेश्चंस, देन यू विल हैव टू put in your common sense and try to solve this question, ठीक है। Recently the term pump storage hydropower, ठीक है, which is actually and appropriately discussed is recently the term pump storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following, ठीक है। तो ये किसके बारे में, इन चारों में से किससे रिलेटेड है? पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है। तो अगर पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में आपको नहीं भी पता है, तो समवेयर यू कैन डिस्कस कि यहाँ से आपको लग रहा है कि समवेयर इट इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, हाइड्रो पावर है। पंप्ड स्टोरेज मतलब कुछ मशीन वशीन यूज होने वाली है, ठीक है, और पानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है, तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ सिस्टम होने वाला है। तो अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड फील्ड क्रॉप फील्ड्स, लिफ्टिंग ऑफ lift irrigation of cereal crops, long duration energy storage and rain water harvesting. You can see all the options are related to water, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के बारे में थोड़ा भी अगर कुछ दिमाग लगा लेते, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज है, विच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, जहाँ पे वाटर एक हाई लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, एंड हियर द टर्बाइंस आर रोटेट, सॉरी, एक लेवल छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाता है, एंड द टर्बाइंस आर रोटेटेड, एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज अ टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, विच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। सो मूविंग ऑन टू द 39th क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स सिंपल डिकोड, ठीक है। आप इसको ब्रेक कीजिए कि मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, बायोरिएक्टर्स आर बायोलॉजिकल रिएक्टर्स, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल रिएक्टर मतलब कोई वेस्ट रिमूवल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। सो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट इट, देन यू हैव टू गो एंड गूगल इट, ठीक है। यहाँ पे हर एक ऑप्शन तो मैं नहीं कर सकता, बट जितना मैं कर पा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट कि व्हाट इज इट। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर एक है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम है। स्टोरेज से आप यहाँ पे देख सकते हो, यही आ गया होगा, और जहाँ पे वाटर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, और वहां पे टर्बाइन रोटेट हो रही है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। 40th क्वेश्चन से आओगे तो यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं मेरे हिसाब से, या फ्रॉम 40th क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग विद इकोनॉमी क्वेश्चंस। सो 40th क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बॉन्ड मार्केट, फोरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। यहाँ से तो फोरेक्स और स्टॉक मार्केट को ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि लेंडिंग और बोरिंग की बात चल रही है, देन इट विल बी समवॉट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट मतलब विच इज लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट विच इज शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे यार अगर जिसको थोड़ा भी आइडिया होता, जो पढ़ के गया इसके बारे में, उसे पता होता कि कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस अलाउ फॉर शॉर्ट टर्म टू बी सिक्योर्ड बाय शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन या फाइनेंस, ठीक है, टू बी secured by financial intermediaries similar to interbank call money operation. So this is a type of call money operation similar to call money operation interday या जो एक इंटरबैंकिंग लेंडिंग होती है, ठीक है, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ डेज के लिए, 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए भी हो सकती है। तो
सो दीज आर टाइप ऑफ मनी मार्केट। यहाँ से अपन दो ऑप्शन को सीधा सीधा एमुलेट कर सकते थे, स्टॉक मार्केट नहीं होगा, फर्जी के ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिकली, या तो बॉन्ड मार्केट होता है या तो मनी मार्केट होता है। बट अगर आपको थोड़ी नॉलेज होती है इस चीज के बारे में, देन यू वुड हैव कम टू दिस पॉइंट कि ये दीज आर सिमिलर टू इंटरबैंक कॉल मनी ऑपरेशंस, तो यहाँ से यू कैन कम टू मनी मार्केट ऑपरेशंस। सो दिस इज अ टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछ रखा है इसने। यू दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली इन न्यूज की नॉर्थ के स्टेट्स के टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, जैसे बिहार के 3.2 है, बट साउथ के आप आ जाओगे तो 1.6 1.7 है, जैसे तमिलनाडु केरला के। ठीक है, तो व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? तो ये बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमी का। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है in India, non-banking financial companies can access the liquid adjustment facility window of the Reserve Bank of India। ठीक है, कि NBFCs LAF LAF को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड G-SECs। ठीक है, इन इंडिया स्टॉक मार्केट कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, अगर आपने पढ़ा होगा मॉडरेट लेवल का ही है। ठीक है, इफ यू हैव नॉलेज की एनबीएफसीज क्या एक्सेस कर सकते हैं एलएफ को, तो एलएफ क्या होती है पहले आपको ये बताना चाहिए, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। और मेरे हिसाब से अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो यू शुड बी नोइंग की लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, एलटीआरओ की बात करते हैं, दिस आर रिलेटेड टू एनबीएफसीज, जहां पे वो दे कैन गेट एक्सेस टू द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी गिवन बाय आरबीआई। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिल्कुल दे कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, जैसे एनएसई ऑफ एमसीएक्स हो गया, आपके लिख सकते हो, इट इज अ सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर कमोडिटीज एक्सचेंज। ठीक है, सो या ऑल थ्री ऑप्शन आर करेक्ट। सिंपल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको इसमें इकोनॉमी की। कमिंग टू द 43rd क्वेश्चन, क्या ही हो रहा है आज तो, बैटरी भी कम है और इसका भी कम है। Coming to the 43rd question, which is of moderate level in India, which of the following can trade in corporate bonds या government securities? तो government securities GSEC होती हैं, और corporate bond क्या होते हैं? That are debt security issued by public and private corporations। ठीक है, public corporation भी यूज कर सकती है, private corporation भी इशू कर सकती है। ठीक है, in India following can trade in corporate bond and government security। This is also moderate level question। इंश्योरेंस कंपनी यार इन दोनों में ट्रेड कर सकती है, पेंशन फंड भी इन दोनों में ट्रेड कर सकती है, रिटेल इन्वेस्टर कैन ऑल्सो ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मेरे हिसाब से देर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग, क्योंकि जिसको आता है नहीं आता है, देर इज नो पॉइंट ऑफ एनालाइजिंग इट। बट यू कैन सी द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी आर स्टेट हार्ड कोर क्वेश्चंस। ठीक है, वो कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, दे आर आस्किंग जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेसिक। अगर आप पढ़ के जाते हो मनी मार्केट मतलब यू टॉक ऑफ बैंकिंग सिस्टम पढ़ के जाते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ के जाते हो, बॉन्ड्स पढ़ के जाते हो, तो वहां पे आपको यू समवेयर और अदर यू स्टडी अबाउट हु ऑल कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाकी कॉमन सेंस से भी लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जैसे एलआईसी जीएससी, दे आर इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। पेंशन फंड्स हो गए जैसे पीएफआरडी हो गया, अलग अलग और दूसरे हो गए, दे आल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, इकोनॉमी का 44th क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इकोनॉमी। सो ये भी दिस विल रिक्वायर अ कॉमन सेंस ऑल्सो। ये मैंने क्वेश्चन इजी डाला हुआ, या इट इज एन इजी लेवल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? ईटीएफ है, ठीक है, मोटर व्हीकल से, या करेंसी स्वैप है? इनमें से आप देखोगे ऑब्वियसली मोटर व्हीकल से एक ऑप्शन अलग से आया हुआ है। ठीक है, बट अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के, मतलब ये तो कॉमन सेंस ही है मेरे हिसाब से, मोटर व्हीकल्स विल नॉट बी अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन साइड एंड लाइबिलिटी ऑफ अदर साइड। तो ईटीएफ इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड करेंसी स्वैप इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मोटर व्हीकल्स डोंट सीम टू बी लाइक अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ईटीएफ के बारे में यू शुड बी गो एंड गूगल इट कि व्हाट इज ईटीएफ। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सिस बैंक का एक ईटीएफ था, यूटीआई का एक ईटीएफ था जिसमें 22 कंपनीज हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो एक मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली। ठीक है, बट नॉट यूजली म्यूचुअल फंड, बट दे आर लुक अलाइक ऑफ म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा एक मल्टीपल कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे यू विल गेट एन annual return at the end of the year, yeah, at the end of the month, whenever you want to withdraw it, but they are considered as a safer mode of investment। करेंसी स्वैप एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जहां पे लोकल करेंसी में लोग ट्रेड करते हैं,
जैसे इंडिया और रशिया के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इंडिया और जापान के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। ठीक है। 45th क्वेश्चन पे आ जाओगे, इकोनॉमी के। इट इज ऑल्सो विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये कौन सा सेक्टर आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दिस इज अ बेसिक लेवल क्वेश्चन। ठीक है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। ठीक है, आपके जो गोडाउन हो गए इनकी बात कर रहे हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड दे विल बी इन टर्शरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होंगे। डेयरी फार्म इज अ प्राइमरी सेक्टर, मिनरल एक्सप्लोरेशन इज नॉट अ टर्शरी सेक्टर माइंड यू, इट इज अ प्राइमरी सेक्टर, जिसके बारे में जीएस 1 पे क्वेश्चन भी आया था, नॉन फार्म एक्टिविटीज। ठीक है। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज जीएस 1 के कुछ पेपर में था, 2025 का मेरा मेंस था। ठीक है। सो दिस विल बी अ प्राइमरी एक्टिविटी, वीविंग क्लोथ इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा आपका ओनली 2। फिर 46 आ जाएगा आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ऑब्वियसली बात है यार, रिपीटेड थीम है, इसको इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में डाल सकते हो, बट यू कैन सी कि नन ऑफ द ऑप्शंस कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। वुड मिल वेस्ट भी शायद यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल फ्यूल बनाना है। ठीक है, तो रिसाइकल करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू बनाना है, कॉर्न, सॉरी, एग्रीकल्चर रेसिड्यू से सस्टेनेबल फ्यूल बनाना है, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू यूज कर सकते हैं, मे बी कॉर्न ग्रेन भी यूज कर सकते हैं, मे बी। ठीक है। वुड मिल वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट स्लज भी यूज कर सकते हैं। नन ऑफ एनी ऑफ द ऑप्शंस आर वेरी हार्ड टू एलिमिनेट, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर इसका 1 2 3 4 ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर वेरियस अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जैसे ऑयल सीड, एल्गे, फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, म्युनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट एंड फैट्स एंड ग्रीसेस। सो दिस इज अ रिपीटेड थीम, जहां पे बायोफ्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछते ही आ रहा है, जैसे जत्रोफा इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग बायोफ्यूल, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2020-22 का पेपर है। सो अगेन यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन फीट व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो बट दिस इज अ सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगर आपको इनमें से कोई भी एक ऑड वन आउट लग रहा था, आप इसमें पॉइंट आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो सस्टेनेबल फ्यूल्स बनाना है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें चारों ही यूज करोगे। सो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 47th क्वेश्चन है। इनमें से पूछ रखा है कि आइटम दिया और आइटम की कैटेगरी दिया है। कैटेगरी, इट इज अ विच टाइप ऑफ कैपिटल, इट इज अ वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, इट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली, अगर आप यू आर ट्राइंग टू, इफ यू कैन डिकोड what is the difference between working capital and fixed capital, then the question is easily solvable। ठीक है। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, ड्यूरिंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स दैट आर यूटिलाइज्ड रिपीटेडली, जैसे मशीनरी और एक टूल। आपने कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर इज योर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, आपने उसको इंस्टॉल कर दिया और उस पर आप काम करते जा रहे हो। बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, गुड्स दैट आर सिंगल यूज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल आपने ब्रेड बनाने के लिए आपको आटा चाहिए था, आटा आपका यूज हो गया, सो इट इज अ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखो, फार्मर फ्लो इज अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, जो खत्म हो जाएगी काम करने के बाद, इट इज अ वर्किंग कैपिटल। एंड पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल, जो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे ओनली 2 है। इट इज एन इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट रिक्वायर्ड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो अगेन दिस इज अ रिपीटेड थीम, जहां पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देती है यूपीएससी और किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से साइंस एंड टेक का एक आसान सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इज एन अप्रोप्रिएटली used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by million of user who can exert property rights over virtual items। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट मेटावर्स के बारे में। ये बार पढ़ के भी ऐसी लग रहा है कि मेटावर्स के बारे में बात कर रहा था। बहुत सारे डिस्कशन में रहा है कि इंटरऑपरेबल नेटवर्क है, जहाँ पे आप ऑनलाइन ही यू कैन गेट एक्सेस टू प्लेसेस, आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ठीक है, यू हैव राइट ओवर द वर्चुअल क्लेम्स, सो इट इज नथिंग बट इट इज मेटावर्स। ठीक है। बट यहाँ पे इफ यू वांट टू एनालाइज मच डीपर क्रिप्टोग्राफी, आप पता है आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी मेरी वेरियस अदर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। बिग डेटा एनालिसिस मतलब हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर इतना डेटा डेली पोस्ट होता है, सो दैट इज अ बिग डेटा एनालिसिस। एनालिटिक्स, सॉरी, वर्चुअल मैट्रिक्स। ये आपको, अगर इफ यू आर एन विजिलेंट एस्पिरेंट लाइक मी, अगर आपको गूगल करके देखना है कि व्हाट इज वर्चुअल मैट्रिक्स, ठीक है, देन you would come to conclusion that technology that allows control and display of data across multiple monitors as if they were single फिजिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप मल्टीपल मॉनिटर्स हम यूज करते हैं, कोई लैटरली कोई वर्टिकली। ठीक है, और उसको एक सिंगल मॉनिटर की तरह यूज करते हैं। माउस का कर्सर यहाँ से वहां चले गया, यहाँ से वहां चले गया, आईपैड यूज कर रहे हैं, मैकबुक यूज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। सो दिस इज अ वर्चुअल मैट्रिक्स। Coming on to the 49th question, with reference to the rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement. So, there is no minimum
कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज फॉर इंडिया, ठीक है, नो मिनिमम कैपिटल। कैसा हो सकता है, आप खुद ही एक बार पढ़ के सोचो कि फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। यार इसमें से दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है एक्चुअली, इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है और दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, बट स्टिल इवन इफ यू गो माय कॉमन सेंस, क्या इनिशियल पेड अप कैपिटल, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो क्या इनिशियल पेड अप कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं है? ठीक है, कोई बैंक के बारे में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए कोई? ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देयर इज सम काइंड ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स एंड फॉरेन ओन banking subsidiaries in India, उनके पास at least 1/3 of the members should be Indian national. So you have to go and Google it. What are the capital requirement of banks and under which conditions do bank operate? Indian banks कौन से condition के अंदर operate कर रही हैं? Foreign banks किस conditions के अंदर operate कर रही है? और उनकी subsidiaries किस conditions के अंदर operate कर रही हैं? तो this would have required a big space to write. तो यहाँ पे मैंने बस आपके ऊपर I've given you the onus कि just Google it. यहाँ पे बहुत statement were wrong. और यहाँ पे आ जाओगे corporate social responsibility के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। This is saying कि the CSR rules specify that the expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। अगर आप अपने का एम्प्लॉयज की जो बेनिफिट हो रही है तो वो CSR एक्टिविटी हुई किस काम की? ठीक है, जब तक वो सोसाइटी के काम की नहीं हुई। तो CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, तो हर बच्चा पढ़ता होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 2%, ठीक है, आपको स्पेंड करना है फॉर CSR एक्टिविटीज। अगर आपका सो एंड सो इज योर टर्नओवर, सो एंड सो इज योर नेटवर्थ, जो भी कंडीशंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर दी हैं। तो यहाँ से और मैंने गूगल करके लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड। तो परसुएंस ऑफ नॉर्मल बिजनेस, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, एक्ट बेनिफिटिंग योर एम्प्लॉइज या स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग के लिए जो भी कंपनी काम कर रही है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन CSR। ठीक है, सो या वी हैव डिस्कस 50 क्वेश्चंस and going into the in-depth analysis of each and every options where it was possible. So that's how you analyze. I hope you take a good learning from here. That's it, and have a good day, and bye bye.